दोस्तों, मैं नेचुरोपैथ पवन ग्रोवर एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज आपको बवासीर की जो बीमारी होती है उसके बारे में बताऊंगा। बवासीर, पाइल्स, अर्श, हेमरॉइड्स, ये सभी एक ही बीमारी के अलग अलग नाम हैं। ये बीमारी क्यों होती है? ऑपरेशन करवाने से, दवाइयाँ लेने से भी इससे पीछा क्यों नहीं छूटता? ये बार बार क्यों हो जाती है? इसे जड़ से खत्म कैसे किया जा सकता है? इससे बचने के घरेलू उपाय क्या हैं? यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन, घंटी का बटन दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो आप तक भेजें इस चैनल के जरिए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, फिर से उसी टॉपिक पर आते हैं, बवासीर। ये जो बीमारी है इसमें मलाशय में जलन और गुदाद्वार में सूजन हो जाती है। गुदाद्वार में बेचैनी और खुजली होने लगती है, वहां पर दर्द रहने लगता है। और जब इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति फ्रेश होने जाता है तो फ्रेश होते हुए, स्टूल पास करते हुए उसे बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा भयंकर दर्द होता है और कई बार तो खून भी आने लगता है, मांस भी बाहर आ जाता है। ये सब बवासीर के ही लक्षण हैं। अब इतनी तकलीफ जो इस बीमारी में होती है, बहुत सारे लोगों को ये बीमारी पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है कि इसके कुछ कारण होंगे। जानने की जिज्ञासा होती है कि ये बीमारी क्यों होती है, इसकी वजह क्या है। तो कोई एक फिक्स कारण तो इसका नहीं है। बहुत सारे ऐसी छोटे छोटे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से ये बीमारी जो है होती है, ऐसा नोटिस किया गया है, ऐसा पाया गया है। वो कौन से कारण है? सबसे पहला और जो मुख्य कारण है वो है कब्ज, और उसके साथ साथ जो दूसरे कारण है उसमें आता है पेट में गर्मी बढ़ना, खाने पीने की रूटीन बिगड़ जाना, अपच, इंडाइजेशन रहना, टेंशन करना, बहुत ज्यादा लंबे समय तक बैठे रहना। जैसे सिटिंग का काम होता है, ऑफिशियल सिटिंग है, कोई और कार्य है, बहुत देर तक बैठे रहते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा वजन उठाना पड़ता है, या फिर मोटापा, प्रेगनेंसी यानी गर्भ अवस्था के दौरान टेंशन लेना, अच्छी डाइट ना लेना। तो ये इसके कुछ कारण हैं बवासीर के। और हाँ, ये जेनेटिक भी है, हेरिडिटरी भी होती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ जाया करती है, यानी बड़ों से बच्चों में भी आ जाया करती है। इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना, इसका इलाज कराना जरूरी है। कितनी तरह की होती है बवासीर? एक्सटर्नल यानी बाहरी बवासीर और इंटरनल यानी अंदरूनी बवासीर। यदि बवासीर के जो मस्से हैं वो गुदाद्वार के अंदर हैं और बाहर से देखने पर दिखाई नहीं पड़ते तो उसको कहा जाता है इंटरनल बवासीर, इंटरनल हेमरॉइड्स, इंटरनल पाइल्स। और यदि मस्से बाहर से दिखाई देते हैं, गुदाद्वार के बाहर हैं, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल पाइल्स यानी बाहरी बवासीर। यदि इस ऐसे जो रोगी हैं उनको
पखाना के वक्त स्टूल पास करते हुए ब्लड आ जाता है, खून रिसता है, खून टपकता है, तो फिर उस बवासीर को कहा जाता है खूनी या बवासीर या ब्लीडिंग पाइल्स। और यदि खून नहीं आता है तो फिर उसको कहते हैं ब्लाइंड पाइल्स, बादी बवासीर। और इसकी तकलीफ कितनी ज्यादा होती है रोगियों को, कब किस तरह से बढ़ती है, इसके लिए इसकी जो स्टेजेस बताई गई हैं, ग्रेडिंग की गई है। तो पहली स्टेज या ग्रेड 1 पाइल्स वो होती है जिसमें पखाना के वक्त ग्रसित जो व्यक्ति है, बवासीर से ग्रसित रोगी है, उसका मांस बाहर आ जाता है गुदा द्वार से, लेकिन जल्दी ही बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के वापिस भी अंदर चला जाता है। ऐसी यदि अवस्था है तो वो कहलाती है ग्रेड 1 पाइल्स, यानी पाइल्स यानी बवासीर की पहली स्टेज। और जो पहली स्टेज के जो रोगी होते हैं, ये थोड़ा दिन दवाइयां ले लें, थोड़े समय परहेज कर लें तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। पर यदि इस स्टेज पर इलाज ना करवाया जाए, सही इलाज ना मिले, बद परहेजी की जाए, तो बीमारी जो है वो बढ़ जाती है, स्टेज 2 पाइल्स हो जाती है। अब उसमें क्या होता है, पखाना के वक्त ऐसे रोगी का गुदा द्वार से मांस बाहर आता तो है, लेकिन अपने आप जल्दी से वापस अंदर नहीं जाता। ऐसे रोगियों को थोड़ा सा तकलीफ सहनी पड़ती है, ज्यादा थोड़ी देर लेटना पड़ता है, कोई प्रेशर चाहिए होता है, फिर अंदर जाता है। अब ये जो रोगी है स्टेज 2 के रोगी, ये भी यदि समय पर इलाज कराएं, ठीक दवाइयां लें, अच्छी तरह से परहेज निभाएं, तो ये भी ठीक हो जाते हैं। फर्क क्या है, इनको स्टेज 1 के रोगियों से ज्यादा समय तक दवाइयां लेनी पड़ती हैं और ज्यादा इलाज करवाना पड़ता है, ज्यादा परहेज निभाने पड़ते हैं, पर ठीक हो जाते हैं। पर यदि इस स्टेज में भी सही इलाज ना मिले तो फिर बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है, स्टेज 3 पाइल्स हो जाती है, जिसमें पखाना के वक्त गुदा द्वार से मांस बाहर तो आता है, पर प्रेशर देने से भी जल्दी से अंदर वापस नहीं जाता। बीमारी बड़ा भयंकर रूप धारण कर लेती है, तब इसे ठीक करने में बहुत ज्यादा परेशानी महसूस होती है, बहुत दवाइयां खानी पड़ती है। और ये जो स्टेज है, इसमें बार बार ये बीमारी उभरने लगती है, थोड़े दिन आराम आएगा, फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे, तो ये इस समय दिक्कत हो जाती है। जहां तक जांच की बात है इस बीमारी की, तो जांच के नाम पे क्या होता है, अक्सर इसके जो लक्षण कुछ कॉमन सिम्टम्स बताए गए हैं, उसके आधार पर ही रोगी ये फैसला कर लेते हैं कि ये तकलीफ है। और ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि IFD यानी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, एनल कैंसर, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, इनके अंदर भी पखाना के वक्त रोगी को खून टपकता है। और ये बड़ी भयंकर बीमारियां हैं, इनमें तो जान भी जा सकती है। इसीलिए इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना और खुद डॉक्टर बनकर कोई फैसला नहीं करना कि क्या तकलीफ है, मुझे डायग्नोज खुद नहीं करना, किसी योग्य चिकित्सक की सलाह लेनी है, उससे डायग्नोज करवाना है, हल्के में ना लेना इसको। और शर्म के कारण, पैसे की तंगी के कारण या किसी और वजह से घर पे नहीं बैठे रहना, इसका इलाज करवाना है। जितना जल्दी हो सके, जितना बढ़िया इलाज हो सके, उतना बढ़िया इसके लिए इलाज करवाना चाहिए। हाँ, यदि मामूली दिक्कत है, शुरुआती अवस्था है, लगता है कि कोई खास दिक्कत नहीं है, तो फिर कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जिन्हें आजमाया जा सकता है, जैसे कि दही है, लस्सी है, इनका सेवन ज़्यादा करना,
इसमें पिसी हुई काली मिर्च मिला के लेना, क्योंकि जो काली मिर्च होती है वो संकोचक होती है, ब्लीडिंग को रोकने में बहुत मदद करती है, मस्से को सिकोड़ने में भी मदद करती है। दूध पीना, दूध का नियम पूर्वक पीना, इससे पेट की गर्मी शांत रहती है। और क्या है, मूली का सेवन ज्यादा करना, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना, अगर दर्द ज्यादा हो तो बर्फ की सिकाई करना, खाना पीना जो है वो नियम से समय अनुसार करना, रोजाना सैर करना, फाइबर रिच डाइट लेना, जो भोजन करते हैं उसमें सलाद की मात्रा बढ़ाना, और जो परहेज है वो है लाल मिर्च, गरम मसाले, तली खट्टी चीजें, स्नैक्स, इनको अवॉइड करना है, इनसे हमने बचना है। अगर चाय ज्यादा पीते हैं तो उसकी मात्रा भी कम कर देनी है। और ये ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में कब्ज ना होने पाए, क्योंकि कब्ज जो है, कब्ज और टेंशन ये दो मुख्य कारण है बवासीर के। इसलिए यदि कब्ज होने लगे और पहले बवासीर की दिक्कत थी तो समझ लो दोबारा दिक्कत बड़ी जल्दी हो सकती है। इसीलिए उसका तो फटाफट इलाज करना है। करें क्या? उसके भी कुछ घरेलू नुस्खे हैं, जैसे कि गुलकंद है, गुलकंद मिलता है पंसारी के पास, पैकेट ले आए, 3 से 4 चम्मच रोजाना दूध के साथ खाएं। इस सब गोल का छिलका आता है, उसको भी 2 चम्मच रोजाना दूध के साथ रात को लें तो भी कब्ज ठीक रहती है। पपीता खाने से, सलाद की मात्रा बढ़ाने से ये जो दिक्कत है काफी हद तक कम हो जाती है। पर जैसा कि आमतौर पर होता है, हम जानते हैं कि कब्जी की जो दिक्कत है, कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन जिसको कहा जाता है, कोई भी दवाई ले लें, कोई भी नुस्खा अपना लें, एक बार तो आराम होता है, लेकिन फिर थोड़े समय बाद वही दिक्कत दोबारा होने लग जाती है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना यह है कि जो भी नुस्खा हमने शुरू किया है कब्ज से बचने का, उसको लगातार नहीं लेना। जैसे पपीता खाना शुरू किया, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन रोजाना खाया, फिर उसके बाद उसको बंद करके 6-7 दिन के लिए गुलकंद लेना शुरू कर दिया दूध के साथ, 6-7 दिन वो लिया, फिर उसको बंद करके सलाद बढ़ा दिया वो ज्यादा, इस सब गोल का छिलका लेना शुरू कर दिया। जो भी हमने मतलब एक नुस्खे बना रखे हैं, किसी भी चीज से फायदा हो रहा है उसको रोटेट करना है। जैसे 7-8 दिन एक नुस्खा आजमाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर पहले वाला शुरू कर दिया। इससे होगा वो जो नुस्खा लिया जा रहा है उसकी आदत नहीं पड़ेगी, हैबिचुअल नहीं होंगे, वो ज्यादा लंबे समय तक कारगर रहेंगे। और बवासीर जुड़ी हुई है, सीधा जुड़ाव है इसका कब्ज के साथ। कब्ज ठीक रहेगी तो बवासीर भी काफी हद तक कंट्रोल रहेगी। इसको ठीक करना और आसान हो जाएगा। फिर जो फोकस होता है ट्रीटमेंट का, वो किसके ऊपर करते हैं? कब्ज तो इन नुस्खों से दूर होने लग गई, उसके साथ साथ फिर क्या किया कि जो मस्से हैं उनको सुखाने पे जोर दिया। और क्या करते हैं डॉक्टर? इंटेस्टाइन की जो पावर होती है उसको बढ़ाने पे जोर दिया जाता है। साथ ही साथ इन मस्सों में खून का जो सर्कुलेशन है, क्योंकि वो रुक जाता है, उसको बढ़ाने पे जोर दिया जाता है। और इसके लिए इलेक्ट्रोपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं। S1 है, S10 है, C10 है, वेन1 है, C5 है, A2 है, स्लास है, पाइलर-X है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है। और ये जो दवाइयां हैं किसी भी आसपास के इलेक्ट्रोपैथ चिकित्सक के पास आसानी से मिल जाती है। और ऐसी दवाइयां हैं जिनसे बवासीर से, पाइल से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। कोई योग्य चिकित्सक अगर हमें मिला, वो सावधानी से, बड़ी चतुराई से इन दवाइयों का इस्तेमाल करे तो इस बीमारी से बड़ी जल्दी आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है।
इसलिए यदि ये तकलीफ होए तो पहला काम कब्जी नहीं होने देना। फिर कोशिश करनी है कि आसपास के किसी इलेक्ट्रोपैथ चिकित्सक से ये दवाइयाँ लेनी है, और ये जो दवाइयाँ हैं ओरली ली जा सकती है, यानी मुंह के जरिए, ऑइंटमेंट क्रीम के जरिए लगाई जा सकती है तकलीफ वाली जगह पे। सिज बाथ एक तरीका होता है, उसके जरिए भी अप्लाई होती है। ना इनका कोई साइड इफेक्ट होता है, ना इनसे कोई घबराहट होती है। और ये जो इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयाँ हैं ये बनती हैं पेड़ पौधों के रस से, कोई तकलीफ नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और आसानी से मिल जाती है, असर भी ज़्यादा करती है। इसीलिए यदि आपको या आपके किसी परिचित को इस तरह की कोई दिक्कत है तो अपने आसपास किसी इलेक्ट्रोपैथ चिकित्सक से मिलें, वहाँ से ये दवाइयाँ लें। और यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है, ऐसे किसी डॉक्टर से, इलेक्ट्रोपैथ चिकित्सक से आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो सीधे हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है आरोग्या इलेक्ट्रोपैथी रिसर्च सेंटर, हिसार रोड, नज़दीक हुक्का चौक, महम, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आरोग्या इलेक्ट्रोपैथी रिसर्च सेंटर, हिसार रोड, नियर हुक्का चौक, महम, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा। फ़ोन नंबर है 9034751900, 7404904000। और इस वीडियो के में जो आपको जानकारी दी गई है, ये बताना चाहूँगा कि ये जो जानकारी है ये काफ़ी सालों से जो हमारा सेंटर इस बीमारी के ऊपर काम कर रहा है, वहाँ पे जो रोगी आते हैं उनसे मिले हुए डाटा पर आधारित है, उनसे मिले हुए अनुभवों पर आधारित है। केवल इसमें किताबी बातें ना होकर जो रोगियों से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, जो एक्सपीरियंस मिला, वो हमने आप तक शेयर किया है, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ताकि आम इंसान घर बैठे ही इस बीमारी के बारे में जान सके, इसको बढ़ने से पहले इसको रोकने का उपाय करे और एक स्वस्थ जीवन जी सके। क्योंकि ये एक ऐसी तकलीफ है जिसके कारण हमारी बहुत रूटीन ही बिगड़ जाती है, कहीं बैठना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो यदि किसी भी जानकार को इस तरह की तकलीफ है तो उसे आप इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, उनको इन दवाइयों के बारे में बता सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और भी है आपसे कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन, घंटी का बटन दबाएं, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक जल्दी से और सीधे ही पहुंच जाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप इस बारे में हमें बता सकते हैं। इसके लिए, इस बीमारी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो इसके लिए सीधे ही हमारे से संपर्क भी कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।